नमस्कार साथियों, मैं संजय नाथ व्याख्याता इतिहास एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले 3 वीडियो लेक्चर में हम महाराणा कुंभा के राजनीतिक जीवन एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों की प्रमाणित पुस्तकों के आधार पर विस्तृत एवं सारगर्भित चर्चा कर चुके हैं। साथियों, आज हम महाराणा कुंभा की हत्या से जुड़े प्रसंग और महाराणा कुंभा के उत्तराधिकारियों की चर्चा शुरू करेंगे। चर्चा शुरू करने से पूर्व साथियों, पिछली क्लास में भूल वंश जो मेरे से त्रुटि हुई है उनको सुधार कर लेते हैं। साइड में मैंने लिखा है भूल सुधार। पहली भूल यह है साथियों, महाराणा कुंभा के प्रधान शिल्पी मंडन के भाई का नाम आप नाथा पढ़े। मैंने भूल वंश नापा लिखाया था, तो वह है नाथा और उसकी पुस्तक वास्तु मंजरी। दूसरा, महाराणा कुंभा के दरबारी कवि मेहा ने तीर्थमाला नामक पुस्तक की रचना की थी और तीर्थमाला पुस्तक में 120 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। भूल वंश मैंने तीर्थ कल्प बताया आपको, जो जैन आचार्य जिन प्रभ सूरी की पुस्तक है। दोबारा दोहरा देता हूं, मंडन के भाई का नाम नाथा और कवि मेहा की पुस्तक तीर्थमाला। साथियों, ये तो हुई भूल सुधार की बात। अब मैं आपको 2 अतिरिक्त तथ्य बताता हूं जिनको आप नोट डाउन कर लेंगे। पहला यह है कि भारत की एक क्रांतिकारी संस्था होती थी अभिनव भारत समिति। अभिनव भारत समिति के सदस्य भारत माता पर मर मिटने के लिए विजय स्तंभ को साक्षी मानकर शपथ लेते थे। एग्जाम में कभी भी ऐसा प्रश्न पूछे कि किस क्रांतिकारी संस्था के सदस्यों को विजय स्तंभ की शपथ लेनी होती थी, तो वो है अभिनव भारत समिति। अभिनव भारत समिति ये एक क्रांतिकारी संस्था है साथियों। इसके सदस्यों को विजय स्तंभ की शपथ लेनी होती थी। दूसरा फैक्ट ये है कि विजय स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर 1 रुपया का डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था? 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट विजय स्तंभ पर। तो ये साथियों दोनों फैक्ट आप नोट डाउन कर लें। अब शुरू करते हैं आज का विषय। साथियों, महाराणा कुंभा को अंतिम दिनों में उन्माद रोग हो गया था। उन्माद रोग में व्यक्ति पागलपन जैसी बातें करता है, पागलपन हावी हो जाता है, बहकी बहकी बातें करता है। कहते हैं कि इसी समय कुंभा के अंतिम समय कुंभा अपने द्वारा बनाए गए कुंभलगढ़ दुर्ग के मामादेव मंदिर में ज्यादातर अपना समय बिताया करता था। एक दिन मामादेव मंदिर में कुंभा ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था। उसी समय मंदिर के पीछे छिपे हुए उसके सत्तालोलुप पुत्र उदा ने धोखे से कटार मारकर कुंभा की हत्या कर दी। उदा ने मामादेव मंदिर कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में कुंभा की हत्या की। इस प्रकार उदा मेवाड़ का पितृहंता कहलाया। उदा ने कुंभा की हत्या कर 1468 में मेवाड़ की सत्ता पर अधिकार कर लिया। लेकिन नाराज मेवाड़ी प्रजा व सरदारों ने इसे स्वीकार नहीं किया। यहां तक साथियों, ख्यात लेखकों ने भी उदा को मेवाड़ पर एक कलंक मानकर मेवाड़ के राजाओं की वंशावली में उसका नाम रखना उचित नहीं समझा। अब इसी से आप अनुमान लगा सकते हो उस समय मेवाड़ी प्रजा का भाव उदा के प्रति किस तरह का रहा होगा। साथियों, उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की तो मेवाड़ में एक कहावत प्रचलित हुई जो मैं आपको बताता हूं। उदा बाप ना मारिजे लिखियो लाभे राज, देश बसायो रायमल सरियो ना एको काज रे उदा, सरियो ना एको काज। अर्थात उदा, तुम्हें अपने बाप को नहीं मारना चाहिए था। जिस
जिसके भाग्य में राज लिखा होता है उसे ही मिलता है। राज तो रायमल को मिला, तेरा तो एक भी काम सिरे नहीं चढ़ा। तो साथियों, मेवाड़ी सरदारों और मेवाड़ की नाराज प्रजा ने कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल, जो उस समय अपने ससुराल ईडर गुजरात में निवास कर रहा था, को आमंत्रित किया और उदा के साथ में युद्ध कर रायमल ने उदा को मेवाड़ से मार भगाया। उदा अपने पुत्रों शेषमल व सूरजमल के साथ मांडू के सुल्तान ग्यासुद्दीन की शरण में चला गया। साथियों, ग्यासुद्दीन से उदा ने अपने भाई रायमल के विरुद्ध सहायता मांगी, लेकिन ग्यासुद्दीन ने पितृहंता उदा को सहायता देने से इनकार कर दिया। फिर उदा ने अपनी बेटी ग्यासुद्दीन के साथ विवाह करने की बात कही, तब ग्यासुद्दीन ने उदा को सहायता देने का मन बनाया। जैसे ही ग्यासुद्दीन से वार्तालाप कर उदा महल से बाहर निकला, भाग्य का लेखा देखो कि उदा को उसके कर्मों की सजा मिली और आसमानी बिजली उदा पर गिरी और उदा की मौत होगी। साथियों, मेवाड़ में तो यहां तक कहा जाता है कि कुंभा स्वयं बिजली बनकर उदा पर गिरा था। तो साथियों, ये मेवाड़ के पितृहंता उदा की कथा थी। अभी आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल की। जैसा कि मैंने बताया, नाराज मेवाड़ी सरदारों ने रायमल को आमंत्रित किया और उदा को मार भगाया और रायमल ने 1473 में मेवाड़ की सत्ता ग्रहण की और 1509 तक इस पर रहता है। साथियों, रायमल के बारे में हम पिछली क्लास में एक संधि पढ़ी थी हमने, आवल बावल की संधि, जो महाराणा कुंभा व राव जोधा के मध्य संपन्न हुई थी। उस संधि के अंतर्गत राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया था। साथियों, उसी श्रृंगारी देवी ने चित्तौड़ में गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया। किस बावड़ी का? गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया। और रायमल ने बप्पा रावल द्वारा निर्मित एक लिंगजी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवा उसे एक नवीन स्वरूप प्रदान किया। उसके अलावा रायमल एक लोक कल्याणकारी शासक था। उसने अनेकों जनोपयोगी कार्य करवाए, जिसके अंतर्गत उसने राम, शंकर और समया संकट नामक तालाब बनवाए व कृषि कार्यों को प्रोत्साहन दिया। दोबारा साथियों सुन लो, राम, शंकर और समया संकट नामक तालाबों का निर्माण रायमल ने करवाया। साथियों, रायमल के इन स्थापत्य कार्यों में उसके प्रमुख शिल्पी अर्जुन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिस प्रकार कुंभा का प्रधान शिल्पी मंडन था, उसी प्रकार रायमल का प्रधान शिल्पी अर्जुन था। साथियों, रायमल विद्यानुरागी था और विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में भी विद्वान रहते थे, जिसमें गोपाल और महेश प्रमुख हैं। गोपाल तो रायमल के गुरु भी थे। साथियों, जिस समय रायमल ने मेवाड़ की सत्ता संभाली, उसी समय उदा ग्यासुद्दीन के पास गया था मालवा में और उसे अपनी बेटी का विवाह करने की बात कहकर सहायता मांगी, लेकिन उदा वार्तालाप करके महल से बाहर ही निकला था। इतने में उस पर बिजली गिर गई और उदा मर गया। लेकिन उसके बाद मांडू के सुल्तान ग्यासुद्दीन ने उदा के पुत्र शेषमल व सूरजमल के साथ मिलकर
मेवाड़ पर आक्रमण किया और घासा के मैदान में, घासा के युद्ध में सुल्तान की बुरी तरह से पराजय हुई। सुल्तान की सेना में हाहाकार मच गया। सेना तितर बितर होकर इधर उधर भागने लगी। घासा के इस युद्ध में रायमल के पुत्र उडना पृथ्वीराज, जैमल व सांगा ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए। साथियों, एक बार आप इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। साथियों, अब हम रायमल के पुत्रों के मध्य सत्ता प्राप्ति के लिए हुए संघर्ष की चर्चा करेंगे। साथियों, ख्यातों के अनुसार रायमल के 11 रानियां थी, जिससे 13 पुत्र व 2 पुत्रियां पैदा हुई। साथियों, रायमल की भूल यह रही कि उसने अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकार का निर्णय नहीं किया और रायमल की यही भूल उसके पुत्रों के मध्य संघर्ष का कारण बनी। रायमल के सभी पुत्र अपने आप को उत्तराधिकारी मानने लगे और सत्ता प्राप्त करने की लालसा उनमें जागृत होने लगी। तो सत्ता प्राप्ति के संघर्ष की कहानी की शुरुआत कैसे होती है, उस पर मैं चर्चा करने से पहले आपको बता देता हूं, परीक्षायोगी जितने भी फैक्ट है मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। जो मैं कहानी बताऊंगा उस कहानी में सभी फैक्ट बारी बारी से आएंगे, इसलिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और मेरी कहानी को आप ढंग से सुने। साथियों, जैमल सबसे बड़ा पुत्र पृथ्वीराज राठौड़, दूसरा जैमल और सांगा, तीनों एक दिन किसी ज्योतिष के पास जाते हैं। ज्योतिषी के पास जाकर तीनों भाई अपना हाथ दिखाते हैं और पूछते हैं कि राजयोग किसके भाग्य में लिखा है। ज्योतिष कहता है कि राजयोग तो सांगा के हाथ में लिखा है। और ज्योतिष की बात सुनते ही उडना पृथ्वीराज ने अपनी तलवार निकाली और सांगा पर वार किया। सांगा तो बच गया, लेकिन उसकी आंख हमेशा के लिए खराब हो गई। कहते हैं इन भाइयों के झगड़े को सारंग देव ने बीच बिचाव करके, सारंग देव कौन है साथियों? सारंग देव रायमल का चाचा है, रायमल का चाचा। तो सारंग देव ने बीच बचाव कर कर इनके झगड़े को समाप्त किया और उसने सांगा की आंख का इलाज करवाया, लेकिन सांगा की आंख हमेशा के लिए खराब हो गई। साथियों, उसके बाद ने सारंग देव ने इन भाइयों में समझौता करवाने का भी प्रयास किया और कहा, क्या एक ज्योतिष की बातों में आकर आपस में झगड़ रहे हो? मैं एक ऐसी चारण महिला को जानता हूं जिसकी भविष्यवाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती और वो भीमल गांव में रहती है। कहते हैं कि सारंग देव इन भाइयों को लेकर चला गया भीमल गांव में, उस चारणी के पास में, चारण महिला के पास में। तो कहते हैं कि जिस समय तीनों भाई भीमल गांव के उस चारणी के गृह पहुंचे तो वहां पर चारणी उपस्थित नहीं थी। चारणी की अनुपस्थिति में वहां स्थित एक आसन पर पृथ्वीराज विराजमान हुए और पास में ही जैमल बैठ गया। लेकिन सांगा को कोई आसन खाली दिखाई नहीं दिया, तो सांगा जमीन पर बिछी हुई शेर की खाल पर बैठ गया। शेर की खाल पर बैठ गया सांगा। उसके बाद में वो चारणी आती है और तीनों भाई वही सवाल करते हैं कि बताइए किसके भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है। चारणी ने वही ज्योतिष वाला उत्तर दिया कि राजयोग तो सांगा के भाग्य में लिखा हुआ है। ऐसी बात सुनते ही दोनों भाई सांगा पर टूट पड़े और बड़े दोनों तरफ से भीषण युद्ध हुआ। कहते हैं कि सारंग देव ने बीच बचाव किया सांगा पर। पृथ्वीराज के वार को सारंग देव ने अपने ऊपर ले लिया। वार इतना खतरनाक था कि सारंग देव की मृत्यु हो गई। उधर सांगा फिर या अपनी जान बचाकर एक गांव है सेवंत्री गांव में पहुंचा।
पीछा करते हुए दोनों भाई सेवंतरी गांव में आ गए। सेवंतरी गांव में एक सरदार था बीदा राठौड़, जो रूप नारायण जी के दर्शन करने आया हुआ था। दोनों भाइयों ने बीदा राठौड़ को कहा कि सांगा को हमारे सुपुर्द कर दो, लेकिन बीदा राठौड़ ने कहा मेरी शरण में आए हुए को सुपुर्द करना मैं धर्म के खिलाफ मानता हूं। छात्र धर्म का पालन करते हुए मैं आपसे लड़ना उचित समझूंगा। और सांगा को अपना घोड़ा देकर बीदा राठौड़ ने वहां से भगा दिया और बीदा राठौड़ ने जयमल और पृथ्वीराज के साथ में संघर्ष किया और वीर गति प्राप्त की। साथियों, उधर सांगा कहते हैं कि करमचंद श्रीनगर एक जगह है अजमेर में, श्रीनगर अजमेर के करमचंद पंवार की शरण में पहुंचा और कहते हैं कि जब करमचंद पंवार को सांगा की असलियत पता चली तो उसने अपनी पुत्री का भी विवाह सांगा के साथ कर दिया और उसे शरण दी। आगे चलकर हम देखेंगे कि जब सांगा मेवाड़ की सत्ता पर काबिज होगा तो करमचंद के एहसानों का वो बदला चुकाएगा और करमचंद को वो अपना मंत्री बनाएगा और उसे रावत की उपाधि देगा। साथियों, ये तो बात सांगा की हुई। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज और जयमल का क्या हुआ। साथियों, इनकी कहानी शुरू करने से पहले मैं एक किस्सा आपको सुनाना चाहता हूं। एक रियासत थी टोडा वर्तमान में टोंक में है। टोडा वर्तमान में टोंक में है और इस टोडा पर लल्ला खां ने अधिकार कर लिया था। मांडू के सुल्तान का सूबेदार था लल्ला खां, उसने अधिकार कर लिया और राव सुल्तान वहां से भागकर जान बचाकर रायमल की शरण में आया और रायमल ने राव सुल्तान को बदनौर की जागीर दी। बदनौर की जागीर दे दी। अब क्या है कि जयमल, यहां तक आपने सुना कि टोडा रियासत पर जो राव सुल्तान की थी लल्ला खां ने अधिकार कर लिया। राव सुल्तान भागकर रायमल की शरण में आया, रायमल ने उसे अपना सरदार बनाकर बदनौर भीलवाड़ा की जागीर दी। साथियों, एक दिन सांगा के रायमल के दूसरे पुत्र जयमल ने राव सुल्तान को कहा कि हमने सुना है आपकी कन्या अति सुंदर है, जरा दिखलाइए तो सही, हम उससे विवाह करना चाहते हैं। तो टोडा राव सुल्तान ने जवाब दिया कि राजपूतों में कन्या को विवाह से पहले दिखलाया नहीं जाता, अगर आपको देखना है तो गाजे बाजे के साथ आइए। ये बात जयमल को नागवार गुजरी। उसने कहा कि एक छोटे से सरदार की यह जरूरत, जिसने हमें यह जवाब दिया। कहते हैं कि जब उसने इस बात सुल्तान की बात को सुना तो उसने कहा कि अब तो हम खुद जाकर उस नारी की सुंदरता का दर्शन करेंगे। तो कहते हैं कि अपनी सेना लेकर जयमल बदनौर पहुंच गया। अब क्या है कि राव सुल्तान पर रायमल के एहसान थे। राव सुल्तान रायमल के एहसानों तले दबा हुआ था और उसने रायमल के कुंवर जयमल से उलझना ठीक नहीं समझा और अपने परिवार सहित अपना सामान पैक करके बदनौर से निकल गया। कहते हैं कि बदनौर पहुंचकर जयमल ने देखा कि यहां तो कोई नहीं है, तो उसके बाद में उसने राव सुल्तान का पीछा किया। कहते हैं रात में मसाले लेकर जयमल राव सुल्तान के निकट पहुंचा तो राव सुल्तान की पत्नी घबराई और उसने अपने भाई रतन सांखला, राव सुल्तान के साले रतन सांखला को कहा, भैया ये तो जयमल आ गया करीब, हमें मार डालेगा। तब जो रतन सांखला ने कहा, रुको मैं जाके देखता हूं। तो कहते हैं कि रतन सांखला अपना घोड़ा लेकर जयमल के खेमे में जाता है और वहां जाके कहता है, कुंवर साहब सांखला रत्ना का मुजरा स्वीकार करें। और ऐसा कहके उसने खंजर निकाला और जयमल की हत्या कर दी। कहते हैं कि जयमल के सैनिकों ने भी रतन सांखला को मार डाला। इस प्रकार जयमल की हत्या हुई। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि
जैमल की जो हत्या है वो सोलंकियों के साथ संघर्ष में हुई थी, सोलंकियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया। अब साथियों ये तो हुई जैमल की बात। अब बात करें पृथ्वीराज पर, पुनः लौटते हैं। अब राव सुल्तान ने यह फैसला लिया कि जब तक मुझे कोई टोडा जीत कर नहीं देगा वापिस लल्ला खां से, तब तक मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी उसी व्यक्ति से करूंगा जो मुझे टोडा जीत कर देगा। तो कहते हैं कि उड़ना पृथ्वीराज, उड़ना इसलिए कहते हैं साथियों, बड़ा धावक था ये, बड़ी तीव्र गति से अपना घोड़ा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाता था। कहते हैं कि पूर्व और पश्चिम दो विपरीत दिशाओं पर उसने एक ही दिन में आक्रमण कर दिया था, इसलिए उसे उड़ना पृथ्वीराज इतिहास में कहा जाता है। आगे चलकर देखेंगे, इसी उड़ना पृथ्वीराज की दासी का पुत्र होता है बलवीर, जिसने विक्रमादित्य की हत्या की और उदयसिंह को भी मारना चाहा। यही उड़ना पृथ्वीराज है साथियों, आगे मैं आपसे पूछूंगा। अब बात करते हैं, दोबारा इसी पे लौटते हैं कि राव सुल्तान ने कहा कि मुझे जो टोडा जीत के देगा उसी से मैं अपनी बेटी तारा का विवाह करूंगा। तो कहते हैं कि पृथ्वीराज ने लल्ला खां को मारकर टोडा जीत लिया। लल्ला खां की सहायता के लिए अजमेर का सूबेदार मल्लू खां आया। तो कहते हैं कि पृथ्वीराज ने मल्लू खां को भी हरा दिया और अजमेर के गढ़ बिठली दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कहते हैं आगे चलकर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ हो जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग में कुछ महल बनवाए। साथियों, टोडा जब राव सुल्तान को जीत कर दे दिया पृथ्वीराज ने, तो शर्त के अनुसार ताराबाई पृथ्वीराज की हुई। तो कहते हैं तारा ने भी इस युद्ध में घोड़े पर चढ़कर पृथ्वीराज के साथ शत्रुओं से मुकाबला किया और बाद में ताराबाई से पृथ्वीराज ने विवाह किया। साथियों, इसी पृथ्वीराज ने, कहते हैं पीछे मैं बता चुका हूं, महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई, जिसे बागेश्वरी कहते हैं, उनका विवाह गुजरात के मांडलिक चतुर्थ से हुआ था और मांडलिक चतुर्थ के राज्य पर महमूद शाह बेगड़ा ने आक्रमण कर दिया। तो कहते हैं कि मांडलिक चतुर्थ ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, तो रमाबाई वहां से उसे छोड़कर मेवाड़ आ गई। और यह भी कहा जाता है कि वो मांडलिक चतुर्थ है, वो रमाबाई को परेशान करता था, तो पृथ्वीराज राठौड़ जाकर उसे पराजित करके रमाबाई को मेवाड़ लाता है। और ये रमाबाई रायमल के समय मेवाड़ आई और पृथ्वीराज लेके आया था। रमाबाई को जावर का परगना दिया गया, जावर पीछे बताया मैंने साथियों, और जावर को उस समय योगिनी पट्टनम कहा जाता था। यहां पर रमाबाई ने रमाकुंड और यहां पर एक रमाकुंड नाम का मंदिर का निर्माण करवाया था और यहां उस मंदिर का शिल्पी जो था वो ईश्वर था, मैं पूर्व में बता चुका हूं। साथियों, पृथ्वीराज की हत्या कैसे हुई इस पर भी एक कथा है। कहते हैं भी पृथ्वीराज की एक बहन थी आनंदाबाई, जिसका विवाह सिरोही के राजा जगमाल से हुआ था और जगमाल जो है आनंदाबाई को परेशान करता था। तो कहते हैं कि पृथ्वीराज ने सिरोही जाके जगमाल को समझाया। पृथ्वीराज के भय से जगमाल मान गया, लेकिन उसने जाते हुए पृथ्वीराज के साथ में कुछ लड्डू बांध दिए कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, और उस लड्डुओं में था जहर। कहते हैं कि पृथ्वीराज ने आधे रास्ते में जाके जब लड्डू खाए तो जहर का असर उस पे हुआ और कुंभलगढ़ पहुंचते ही पृथ्वीराज की मौत हो गई। साथियों, कुंभलगढ़ में पृथ्वीराज की याद में 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। इस प्रकार रायमल के दोनों पुत्रों का दुखद अंत हुआ और रायमल को दुख होने लगा। अब रायमल को पता चला कि उसका पुत्र सांगा जीवित है और उसने सांगा को आमंत्रित किया और सांगा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इस प्रकार रायमल के मृत्यु के बाद 1509 में सांगा मेवाड़ की सत्ता पर बैठा। साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।